नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला मुख्यालय के बिशनपुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या, इलाके में सनसनी। मधेपुर के नीमा गांव में नहाने गई 5 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से मौत। बेनीपट्टी के लडुगामा गांव में मां बेटी के साथ मारपीट, पीड़िता अस्पताल में भर्ती। मधुबनी पुलिस ने जिला के सभी थानों में एक साथ चलाया व्यापक वाहन चेकिंग अभियान। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भैरव स्थान थाना क्षेत्र से 2364 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। झंझारपुर पुलिस ने कट्टा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जयनगर शहीद चौक के पास बनने वाले रेल ओवर ब्रिज का किया स्थल निरीक्षण। बिस्फी के नरसाम हाट परिसर में प्रखंड स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करने की डीएसपी ने की अपील। जिला पदाधिकारी ने नेपाल टैगिंग दायां एवं बायां कमला बांध की ली जानकारी, किया स्थल निरीक्षण। युवा लोजपा के प्रदेश सचिव खजौली निवासी विश्वजीत आनंद को बनाया गया गोपालगंज का जिला प्रभारी। जयनगर में वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हुआ उद्घाटन। और साहरघाट थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस पब्लिक की हुई बैठक। वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने कहा, लाइसेंस बिना लिए नहीं निकाली जाएगी जुलूस। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर एक खबर आ रही है, जहां पीट कर तकरीबन 20 वर्ष के एक युवक की हत्या कर दी गई। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आपसी विवाद को लेकर मधुबनी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर राजनगर थाना क्षेत्र के भरिया बिशनपुर गांव निवासी 20 वर्षीय नीतीश कुमार यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिला मुख्यालय मधुबनी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरिया बिशनपुर गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। गांव के ही निवासी लगभग 18 से 20 वर्ष के एक नवयुवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नीतीश कुमार यादव, पिता कमलेश यादव, निवासी भरिया बिशनपुर, थाना राजनगर, जिला मधुबनी के रूप में की गई है। इस जघन्य हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है तथा लोगों में भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने नीतीश कुमार यादव के साथ मारपीट की, जो इतनी क्रूर थी कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। यह हत्या सामाजिक ताने-बाने और आपसी संबंधों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। युवक की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर रख दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा और अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। निकला, मोबाइल से बात करते जाता था मेरा भाई, वो बोला हमको गाली दे रहा है और मोबाइल पर बात कर रहा है वो। इसका बाद वो उसका पत्नी सुरेश यादव की पत्नी
वो बोला जो गाली दे रहा है वो आया, उसको पकड़ के मारने लगा। फिर मामला शांत हो गया। इसका बाद जो है सो सुरेश यादव को फोन किया, वो आया, वो बोला ठीक, किसी से हम लोग से नहीं पूछा, आकर मारने लगा, रोड पे पटक दिया, रड से मारा, छाती पर सीना पर चढ़ के। कौन मारा? सुरेश यादव मारा, प्रमोद यादव मारा। हाँ बोलिए। उसका पत्नी भी मारा। और कौन था? नसीब लाल यादव था। क्या बता रहे थे? सीना पर चढ़ के उसको छाती पे बैठ गए थे। इसके बाद फेंट से मारता था, बांस से मारता था, पूरा बेहोश कर दिया रोड पे। दोनों लड़का आया आगू रोड पर, जो मोबाइल से गप कर रहा है किसी लड़का के साथ, चाहे जो भी साथ, उस जनाने का मन हुआ सब हमको ही मोबाइल से कुछ गाली उली दे रहा है। उससे पहले उसको कहीं बथी था। इसके बाद जो है उसको हमको पूछा था, देखो अहाँ का बेटा हमारा गरियो भैया। हम कहले अहाँ का क्या गरियो दिए, कुछ अपन आपस में बाज रहा है, धिया पुता जरे कुछ तो नहीं हमरे गरियो भैया। हम कहले अहाँ का कहूँ गरिया बा। तकर बाद जो है से लड़का ले जो ओकरा कल के जे अहाँ का हम क्या गरिया अहाँ का अथी, तो ओकरा 2-3 झाड़ू लाठी लगा दिल के फटा से लगाने के बाद जो है मामला शांत हो गया उस टाइम में। इसके बाद सुरेश यादव को फोन किया, इसका पत्नी, और सुरेश यादव आया ने हम लोग से पूछा ने उछा, उसको पकड़ लिया उसी जगह पकड़ करके 2-4 कोलाई मार करके। इसके बाद में इसका नहीं रॉड था, इतना मोट के रॉड था। इसका पत्नी भी मारा, वो भी मारा। दोनों आदमी मिलकर छाती पर बैठ गया, छाती पर 2-4 इसका बच्चिया छोड़ा भी रहा था, से मर देते छोड़ दहक। लेकिन फिर भी जो 2-4 आदमी और था, 2-4 आदमी और था। 2-4 आदमी था। एक था नसीब लाल के छोटा लड़का, नाम कोई बात नहीं है। हाँ, इस सब नसीब लाल का 4 आदमी था। इसका पत्नी भी था, वो भी था, इसका 2 लड़का था। और बाद में सुरेश यादव का पत्नी है, इसका भी लड़का है, ये बीवी है प्रमोद यादव, इसका भी पत्नी। क्या मामला है, कैसे हत्या हुई है? मेरा भाई घर से जा रहे थे, इस लोग मतलब 1 दिन पहले मतलब विवाद किए थे हम लोग से। तो मेरा भाई मतलब घर से जा रहे थे, मतलब नाम बोलिए। इसका नाम सुरेश यादव है जो मारा है। घर भरिया बिशनपुर। घटना कौन किया है? सुरेश यादव। क्या मामला था ये जो है, मतलब मेरा भाई जो घर से जा रहा था दुकान की तरफ, मतलब फोन से बतियाते हुए जा रहा था। ये लोग मतलब इसको मतलब गाली, इसका समझ में आया हमको गाली दिया, तो इसी के चक्कर में इसका परिवार इसको मारने लगा, सुरेश यादव का परिवार। तो मेरा भाई यहाँ से मतलब इसका बाद फिर शांत हो गया। हम लोग फिर चला गया अपना काम धंधा में। इसका बाद फिर सुरेश यादव का फोन किया इसका पत्नी, मेरा भाई क्या किए, सुरेश यादव ढंग से मतलब इसको मारा है। इसको इलाज में रखते हैं? इसको इलाज में मधुबनी लाए थे सदर। इसको हम पुलिस केस करने के लिए हम बोले थे सरकारी हॉस्पिटल में, वो नहीं कंपनी, हम नहीं किया। हम यहाँ से हमको रेफर कर दिया, हम लोग चला गया दरभंगा। हम इलाज में लग गए पेशेंट के। इलाज के दौरान मौत? जी, इलाज के दौरान मौत हुई है। कब की है घटना? है शनिवार का, 28 तारीख का सुबह 8 बजे। 3-4 दिन आप लोग इलाज में रहे तब मौत? जी। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना हुआ था तो पुलिस को सूचना दिए थे? नहीं, हम लोग तो नहीं देखे हॉस्पिटल में, लेकिन बोल दिए थे हम पेशेंट मेरा ज्यादा गंभीर था, हम इसको इलाज में लग गए। डॉक्टर भी बोला पहले परसेंट, डॉक्टर भी हम लोग को बोला पहले फौजदारी होगा, पहले इसको इलाज करवाइए। डॉक्टर तो वही बोलेगा ना, पहले इलाज कराइए। आप उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और घर सही से बोलिए। उनका क्या नाम हुआ मृतक का? नीतीश कुमार यादव। पिताजी का नाम? कमलेश यादव। घर? भरिया बिशनपुर, थाना? राजनगर। आपका नाम? रंजन कुमार यादव। आप कौन हुए इनके? हम इसका चचेरा भाई हुए। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से एक बेहद ही हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जहां भेजा थाना क्षेत्र के नीमा गांव में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका महज 5 वर्ष की थी। यह 5 वर्ष की बच्ची अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ नहाने गई थी, जहां गांव के सभी बच्चे तो लौट गए, लेकिन 5 वर्षीय अनमोल नहीं लौटी। खोजबीन करने पर उसका शव तालाब से बरामद किया गया।
मधेपुर के भेजा थाना क्षेत्र के नीमा गांव में डूबने से एक मच्छी की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम की है। मृतका की पहचान नीमा गांव निवासी सुलेंद्र सदाई की 5 वर्षीय पुत्री अनमोल कुमारी के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्ची मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ कोसी तटबंध किनारे होकर बहने वाली भूतही बलान नदी में नहाने गई थी, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मोहल्ले के अन्य बच्चे नहाकर घर लौट आए, लेकिन अनमोल को घर में नहीं देख परिजन हतोत्साहित हो गए। बच्ची की खोज नदी में की जाने लगी। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद देर शाम बच्ची के शव को नदी से खोज बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर भेजा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि मृतका की मां फूलदाई देवी द्वारा यूडी केस दर्ज कराई गई है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां बीते रविवार की रात लडुगामा गांव निवासी गायत्री देवी व उसकी पुत्री बबीता देवी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब हो कि इस घटना के बाद जहां लोगों में दहशत है तो वहीं आक्रोश भी है कि इस तरह की घटना होने से गांव का माहौल खराब होता जा रहा है। 60 वर्षीय गायत्री देवी और उसकी पुत्री बबीता देवी को साजिश के तहत पहले से घात लगाकर बैठे कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपियों का नाम उल्लिखित किया गया है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के लडुगामा गांव में रविवार की रात एक दुखद घटना सामने आई है। गांव की निवासी गायत्री देवी उम्र लगभग 60 वर्ष एवं उनकी पुत्री बबीता देवी को कुछ ग्रामीणों द्वारा बेरहमी से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात किसी आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने पहले से ही साजिश रचकर मां बेटी पर हमला कर दिया। इस हमले में गायत्री को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में जारी है। वहीं बबीता को भी आंशिक चोटें आई है। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में मारपीट करने वाले लोगों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है तथा प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से गांव का माहौल खराब हो रहा है और अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ितों के साथ अन्याय होगा। फिलहाल गायत्री देवी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं और उनका पूरा परिवार इंसाफ की राह देख रहा है। मामला है, कौन इनके साथ मारपीट किया है? इनके साथ मारपीट किया है चंदन ठाकुर। हम लोग नहीं थे, हम लोग अपने ससुराल थे और इनको मारपीट के सब जंगल में हरा दिया था। हमारे पास फोन गया, सरपंच के पास गए थे। सरपंच मारा है? पहले आप अपना इसमें चंदन ठाकुर मारा, उसकी वाइफ मारा, उसका बेटा मारा है, तीनों मिल के मारा है और उसका लड़की भी है साथ में। और वो हमारे पास ये सरपंच के पास गए, सरपंच भी बोला इसको हॉस्पिटल में एक्सरे करके आने के लिए। तो ये हमारे पास फ़ोन किया किसी के नंबर से, हमारे पास है उसका नंबर, तो वो नंबर ये क्या किया जे हमारे पास कॉल गया, बोला हम चले आए ना तो हम मर जाए। हम रात में शनिवार के रात में हम आए, इनको एकदम भी हालत था, हम जाले हॉस्पिटल में लेके भी गए। उसका भी घटना है ये शनिवार की सुबह की 10 बजे की घटना है, 10 बजे की। इनका नाम गायत्री देवी है, घर लडुगामा है, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, पोस्ट अगई भाया जोगियारा। और इनका हम बेटी हुए, ये मेरी माँ है। हाँ, पुलिस केस किए, पुलिस में रिपोर्ट भी गए हैं और पुलिस वाले बोले कि सब रिपोर्ट लेके आइए तब हम सुनेंगे। तो वो नहीं है, हमारे पास गया, हम आए सुबह, इसका जाले हॉस्पिटल में भर्ती भी किए। जो रिपोर्ट जो बोला वो अपने थाना से कीजिए, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा। हम अपने थाना में आए, थाना में यहाँ भर्ती किया, मधुबनी में के यहाँ भेज दिया। अभी यहाँ से बोला जमीन के मामला है, बोल रहा है कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, सब कागज दिया, सब मिल के वहाँ के 3-4 दे दिया है, सब मिल के कागज चोरी कर लिया है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और नहीं हमें कोई मदद करना, मुखिया न सरपंच न वार्ड में। मामला जमीन का ही है। हाँ, जमीन का ही मामला है। हमारे जमीन बांस है, वो बोल रहा है जमीन बदलाव करने के लिए। हम बोला हम भी बदले नहीं करेंगे, हम जमीन बदले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन है, हमारी मर्जी होगा तो देंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं देंगे। अब ये रास्ता बोल रहा है क्या नहीं निकलने देंगे, जब तो जमीन नहीं बदलाव करेगा तो ये रास्ता हम नहीं जाने आने देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हें जो करना है कर लो। तुमसे मेरा नाम बबीता देवी है। मेरा बेटा का भी गोदी में लेके हम आए थे। देखिए हमारे बेटे का भी फेंक दिया था गोदी में से और हमारे बेटी को जंगल में फेंक दिया था गोदी में से।
कौन उठाया नहीं उठाया हम भी नहीं देखे। और हमें देखिए सब बांस हाली हाली हम पर चला दिया हुआ है हाली। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जिला भर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस मौके पर जहां हेलमेट व कागजात की जांच की गई, वहीं चालान भी वसूल किए गए। मधुबनी पुलिस द्वारा जिले के सभी थानों में एक साथ व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह विशेष अभियान अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना था। इस दौरान हर थाना क्षेत्र में प्रमुख चौक चौराहों, मुख्य सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस बल द्वारा सघन वाहन जांच की गई। 2 पहिया, 4 पहिया और अन्य वाहनों के कागजात, नंबर प्लेट, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। जिन वाहनों के कागजात अधूरे पाए गए या जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नजर आए, उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलता रहेगा ताकि जिले में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अपराध मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस के साथ जन सहभागिता आवश्यक है। यह अभियान जिलेवासियों के बीच सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुआ। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी उत्पाद विभाग के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां उत्पाद विभाग व पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के दौरान झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जहां एक ट्रक जब्त किया गया है, वहीं एक बस को भी कब्जे में लिया गया है। इस पूरे मामले में कुल 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना पुलिस ने मद्य निषेध विभाग पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बियर, अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। एक ट्रक, एक बस और स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें छुपाकर शराब तस्करी कर लाया जा रहा था। पुलिस ने सभी कार्रवाई NH 27 पर की है। जानकारी के अनुसार भैरवस्थान थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली से बिहार आने वाली बस में छुपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब लौकहा ले जाया जा रहा है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस NH 27 पर नमस्ते होटल के समीप यूपी नंबर के दिल्ली से बिहार आ रही लग्जरी बस को रोककर तलाशी ली, तो बस की डिक्की से 220 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने बस के चालक, मधुबनी जिले के ललमनिया थाना क्षेत्र के मोहना गांव निवासी विजय यादव के पुत्र दशरथ यादव और लौकहा थाना क्षेत्र के जोकही गांव निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र सुरेंद्र यादव, हृदय नारायण यादव के पुत्र महानारायण यादव को गिरफ्तार करते हुए बस को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस को दूसरी सूचना मिली कि असम से मुजफ्फरपुर जा रही एक ट्रक में भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप जा रही है, जिसको लेकर भैरवस्थान थाना पुलिस ने दलबल के साथ NH 27 पर पेट्रोल पंप के निकट सूचना अनुसार फुलपरास की तरफ से आ रही ट्रक को रोककर तलाशी ली, तो ट्रक से 2364 लीटर बियर बरामद हुआ। बियर को ट्रक पर नींबू के नीचे छुपाकर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक जब्त करते हुए असम के शराब तस्कर सनावर अली और अशरफ इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पुलिस को एक और गुप्त सूचना मिली कि एक यूपी नंबर के स्कॉर्पियो में छुपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप मधुबनी जिले में तस्करी के लिए लाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूपी नंबर के स्कॉर्पियो वाहन को NH 27 पर पकड़ लिया, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब लदा हुआ था। पुलिस ने 3 अलग अलग वाहन, बस, ट्रक और स्कॉर्पियो को जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर देसी कट्टा दिखाकर खुद को प्रभावशाली बनाने और फॉलोअर्स बढ़ाने की जिद रखने वाले 19 वर्षीय राहुल कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि 19 वर्षीय राहुल कुमार यादव ने देसी कट्टा के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर छापेमारी की। जैसे ही पुलिस राहुल के घर पहुंची, राहुल भागने लगा, लेकिन पुलिस की टीम ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मंगलवार की रात झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का फोटो और वीडियो पोस्ट करने के मामले में कछवी गांव निवासी 19 वर्षीय राहुल कुमार यादव को गिरफ्तार किया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल ने अपने सोशल मीडिया आईडी पर अवैध हथियार के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट किया है। सत्यापन के लिए लखनऊ थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने रात्रि करीब 1 बजे कछवी गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राहुल घर की छत पर सो रहा था। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी में राहुल के पास से एक लोहे का देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान कछवी गांव निवासी रामप्रसाद यादव के पुत्र के रूप में हुई। छापेमारी दल में लखनऊ थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष कार्तिक भगत, पुलिस अवर निरीक्षक परपन कुमार, ध्यानी कुमार चौधरी, बासुकीनाथ मंडल, सावित्री कुमारी, सुनील कुमार पासवान और कृष्णदेव पासवान शामिल थे। पुलिस ने राहुल कुमार यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को प्रभावशाली दिखाने और फॉलोअर्स बढ़ाने की प्रवृत्ति पर सख्त नजर रखी जा रही है। ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। दिनांक 1/7/2025 को सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ जिसमें हथियार लिए हुए एक युवक का फोटो था। फोटो हमें भी मिला था, थाना प्रभारी कार्तिक भगत को भी मिला था। हम लोग फोटो के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी के नेतृत्व में अन्य सदस्य भी उसमें थे, जिसमें फोटो का सत्यापन करने के लिए छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान पुलिस पदाधिकारी थाने के मौजूद थे एवं कुछ चौकीदार भी थे। नाम सबका नहीं बता पाएंगे इसमें। उसमें ग्राम कछवी में एक व्यक्ति राहुल कुमार यादव के घर से छापामारी हुआ, तो उसके छत पर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसको पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। वो भागने वाला व्यक्ति वेरीफाई हुआ, हमारे फोटो के साथ उसको मैच कर रहा था। उसके घर पे ही एक हथियार मिला जो देसी कट्टा था, लोहे का बना हुआ। उसके साथ 8 mm का कारतूस भी मिला। उसके साथ एक मोबाइल भी मिला जिसमें उसका फोटो वेरीफाई हुआ। उस आधार पर उस पर एक केस दर्ज हुआ। लखनऊ थाना कांड संख्या 7125 आर्म्स एक्ट 25(1)(a) 26 आर्म्स एक दर्ज करके कार्रवाई किया जा रहा है। इसका कोई पुराना इतिहास भी है सर? अभी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिला है, लेकिन इसमें इसकी ग्रुप फोटो और जो वायरल फोटो हुआ था और जो सूचना प्राप्त हुई थी गुप्त सूचना के आधार, इसमें अंदाजा कि इसमें 5-6 व्यक्ति और हैं। इसी उम्र के लड़के हैं, 22-25 साल के लड़के हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू। मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जयनगर में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री के मधुबनी यात्रा के दौरान कुल 9 घोषणाएं की गई थी, जिसमें जयनगर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की भी बात थी। गौरतलब हो कि कुल 178 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री की मधुबनी यात्रा के क्रम में कुल 9 घोषणाओं में एक जयनगर शहीद चौक के पास यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एक रेल ओवरब्रिज का निर्माण की घोषणा भी थी, जिसकी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को प्रदान की गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 178 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके आलोक में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी ने निर्माण स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित समय सीमा में पूर्णता एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह रेल ओवरब्रिज न केवल जयनगर शहर के नागरिकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाएगा, बल्कि संपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में आवागमन को भी सुगम बनाएगा। यह परियोजना स्थानीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस अवसर पर एसडीएम मुकेश रंजन झा, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ जयनगर सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के नरसाम हाट के परिसर में आगामी 6 एवं 7 जुलाई को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सारंग पानी पांडे व डीएसपी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान स्थानीय लोगों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। इसके साथ ही प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी क्षेत्र में ताजिया जुलूस निकालने वालों को प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के भ्रामक या अफवाह वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आगामी 6 एवं 7 जुलाई को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने को लेकर नरसाम हाट के परिसर में प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सारंग पानी पांडे एवं डीएसपी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर एसडीएम ने बैठक में उपस्थित लोगों से क्षेत्र की जानकारी लेते हुए शांति व्यवस्था बने रहने को लेकर सुझाव मांगी। एसडीएम ने विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम और श्रावणी मेला शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक पूरी तैयारी कर ली गई है। एसडीएम ने मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया एवं जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया। जुलूस में कोई भी व्यक्ति हथियार के साथ नहीं जा सकते। साथ ही डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। अश्लील हरकतें करने वाले व नशा पान कर जुलूस में भाग लेने वाले लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष के साथ सूचना तंत्र को सक्रिय कर दी गई है। छोटी बड़ी सभी घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है और असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई निगरानी रखी जा रही है। किसी भी सूरत में शरारती तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाह व आपत्तिजनक पोस्ट पर ध्यान न दे और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। ऐसे लोगों पर या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बेनीपट्टी सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार के अलावा पतौना थानाध्यक्ष समाज सेवी मोहम्मद तमन्ना, साजिद हुसैन समेत कई लोग उपस्थित थे। 2003 वाली में तो भी उनका काम चल जाएगा, बस वही उनका साक्ष्य हो जाएगा। तो किसी अलग से साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। सभी को फॉर्म दिया जा रहा है और आप सभी लोग से अनुरोध होगा कि उसको। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मंगलवार की देर शाम मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा जयनगर कमला बलान तटबंध व नेपाल टैगिंग बायां एवं दाया तटबंध का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लिया।
जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा देर शाम दाया कमला बलान तटबंध जयनगर एवं नेपाल टिंगिया दाया बांध का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी ने नेपाल टैगिंग दाया एवं बाया बांध की जानकारी ली। साथ ही फेज 3 के तहत कराए जा रहे उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य की भी जानकारी ली गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा नेपाल टैगिंग बाएं भाग के बारे में भू-अर्जन से संबंधित समस्या बताई गई, जिसके निदान हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर को निर्देशित किया गया। तटबंध पर बाढ़ की तैयारी को लेकर बालू भरे बोड़ा के भंडारण का निरीक्षण किया गया तथा तैयारी को लेकर संतोष व्यक्त किया गया। गौरतलब हो कि नेपाल टैगिंग योजना में नेपाल भाग में निर्मित दाया एवं बाया कमला बांध को भारत भाग में निर्मित दाया एवं बाया कमला बलान तटबंध से जोड़ने का कार्य प्रगति में है। इस योजना में दाएं भाग में 600 मीटर लंबाई एवं बाएं भाग में 1200 मीटर की लंबाई में कार्य किया जाना है। दाएं भाग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। फेज 3 के तहत कराए जा रहे उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य प्रगति में है, जिसमें दाएं कमला बलान तटबंध में बाबूवरी प्रखंड तक कार्य किया जाना है। वर्तमान में जीएसबी का कार्य प्रगति में है। निरीक्षण के दौरान एडीएम मुकेश रंजन, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ जयनगर, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 2 झंझारपुर भी स्थल पर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। युवा लोजपा के प्रदेश सचिव खजौली निवासी विश्वजीत आनंद को गोपालगंज का जिला प्रभारी मनोनीत किया गया है। गौरतलब हो कि आगामी 6 जुलाई को छपरा के राजेंद्र नगर स्टेडियम में महासंकल्प सभा का आयोजन होना है। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यू लोजपा रामविलास के तत्वाधान में आगामी 6 जुलाई को छपरा स्थित राजेंद्र स्टेडियम में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया जाना है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर पार्टी ने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने पत्र जारी कर अलग अलग जिला का प्रभारी नियुक्त किया है, जिसमें खजौली प्रखंड के बेहटा गांव निवासी व युलोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद को गोपालगंज जिला का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जनसभा को सफल बनाने को लेकर बिहार प्रदेश के सभी जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के एकजुट होकर कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक ही मिशन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन पर एनडीए के घटक दल के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं विश्वजीत आनंद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश सचिव हूँ। 6 जुलाई 2025 को छपरा स्थित राजेंद्र स्टेडियम में होने वाले नव संकल्प सभा का आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा निर्धारित किया गया है। मैं पूरे राज्य के प्रत्येक जिला एवं प्रत्येक प्रखंड से कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को आग्रह करता हूं कि हमारे चिराग जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हमें जो चिराग पासवान जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, इस संकल्प को लेते हुए हम सभी इस कार्यक्रम में चलने की आग्रह है। आप चलें और बिहार प्रदेश को सफल बनाएं, शिक्षित बनाएं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा को हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के कमला रोड स्थित महावीर पंजयार कॉम्प्लेक्स परिसर में वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जयनगर के कमला रोड में महावीर पंजयार कॉम्प्लेक्स परिसर में वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के एडमिशन डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद यादव, वाइब्रेंट के सीएमडी सियाराम मिश्र, तौआब हासमी, वाइब्रेंट के मीडिया पार्टनर पप्पू पूर्वे एवं गौरव शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी सह किरण बीएड कॉलेज मधुबनी के सचिव सियाराम मिश्र ने कहा कि बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार अधिकतम 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए छात्राओं को सहायता देती है। इस कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स,
फार्मेसी, इंजीनियरिंग के ऑल कोर्स, कृषि से संबंधित कोर्स, लॉ और दूसरे रोजगारमुखी कोर्स को भी कर सकते हैं। ये सभी कोर्स वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयनगर के माध्यम देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन करवाया जाता है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। अपने आप में अलग सोच रखता है, उसका अलग माइंडसेट होता है और किसी भी शिक्षण संस्थान का ये काम होता है कि वो ये बच्चे की प्रतिभा को पहचाने कि वो क्या करना चाहता है। जो बच्चे आइडेंटिफाइड होते हैं कि वो अपना स्वयं का कुछ व्यवसाय या अपना स्वयं का कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सीवी रमन विश्वविद्यालय में भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त निधि से लगभग 5 करोड़ की निधि से एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया फंड है। उसमें वो बच्चे जिनके पास कुछ आइडियाज हैं, कोई अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, या जस्ट लाइक जैसे भी बताया गया कि स्विगी या जोमेटो जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, उन बच्चों को वहां इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट करके उसको प्रोजेक्ट के फॉर्म में लाया जाता है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर उस बच्चे को कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो विश्वविद्यालय 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की मदद भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराता है और उसको उस प्रोजेक्ट को आगे इंक्यूबेट करके और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में लाया जाता है। तो ये बात हुई एंटरप्रेन्योरशिप की कि केवल आप नौकरी ही न करें, जैसा मोदी जी का भी विजन है कि आप नौकरी के साथ साथ नौकरी देने वाले बने। और हायर एजुकेशन अभी इसी बात पर एम्फेसिस कर रहा है, इसी बात पर फोकस कर रहा है कि हमारा युवा न केवल नौकर बने बल्कि जॉब उपलब्ध कराए बाकी लोगों को। तो ये उसी तरह का कुछ हमारा इनिशिएटिव है कि जो बच्चा अगर अपना कोई स्कोप लेके आता है तो हम उसको आगे डेवलप करें और उसको आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जयनगर की ऑफिस की शुरुआत हो रही है, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन सेंटर शुरू हो रही है, वाइब्रेंट की ऑफिस शुरू हो रही है और हम लोग आज जयनगर में यह सोच के आप लोगों के बीच में मुखातिब हैं कि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी देश के बड़े संस्थानों में, बड़े ग्रुपों में से एक है। इस यूनिवर्सिटी के 6 यूनिवर्सिटियां हैं। बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कैंपस है, सबसे शानदार कैंपस है, पुरानी कैंपस है, 100 एकड़ का कैंपस है, वो कैंपस है बिलासपुर छत्तीसगढ़। हम लोग जो बैठे हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए बैठे हैं। हमारे बगल में डायरेक्टर सर बैठे हुए, डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह यादव सर बैठे हुए हैं जो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से हैं। मैं वाइब्रेंट से हूं और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को बिहार में मैं प्रमोट कर रहा हूं। आप यह जान जाइए कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अनोखा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, अगर बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लॉ करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं तो सिर्फ कोर्स करते हैं। लेकिन सीवी रमन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक तो कोर्स करते ही करते हैं, कोर्स के अलावा भी लगभग 150 अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स आपको यूनिवर्सिटी कराती है, जिसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट लेती है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, अपना कोई नया डेवलपमेंट करना है, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें भी सीवी रमन यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करती है। जैसे आप लोग एक आम भाषा में जानते होंगे, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, एक सॉफ्टवेयर का कमाल है, एक कॉन्सेप्ट का कमाल है कि घर बैठे कैसे लाखों करोड़ों कमा रहा है। आज अगर डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर साहरघाट थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस पब्लिक की इस बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाएं। इसके साथ ही ताजिया जुलूस निकालने वालों को प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिए जुलूस निकालने पर कार्रवाई तय होने की बात बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने साहरघाट में कही। वे बुधवार को थाना परिसर में पुलिस पब्लिक की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौका था भाईचारे के माहौल में मुहर्रम पर्व को संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक के आयोजन का। मुहर्रम कमेटी के 20 सदस्यों के नाम, उनके आधार कार्ड व मोबाइल फोन नंबर के साथ थाना में पर्व से पहले जमा करने के लिए आयोजकों को निर्देशित किया। सीओ नीलेश कुमार ने शराब और डीजे साउंड सिस्टम को पूरी तरह बंद रखने की हिदायत दी। साथ ही तय रूट चार्ट से ही जुलूस निकालने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि ताजिया की ऊंचाई इस प्रकार रखें जिससे बिजली तार को छू नहीं सके। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि विधि व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सभी धर्म के लोग पुलिस का सहयोग करें। सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार, अरविंद कुमार सिंह समेत कई राजनीतिक कार्यकर्ता व सामाजिक लोगों की मौजूदगी मौके पर थी। जितने भी गणमान्य यहाँ पर सीओ साहब, थानाध्यक्ष महोदय, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विदित है कि मुहर्रम का जो भी त्यौहार है वो 5 और 6 को
मुख्यतः है। हर एक त्यौहार के लिए एसओपी निर्धारित है पहले से ही, हम लोग जानते भी हैं और चर्चा करते भी हैं। उसको केवल अमल में लाना है और जिससे कि हम लोग शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको हम लोग मना पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ मेरा ये कहना है कि जितने भी जहाँ भी आपका जुलूस निकलेगा उसका लाइसेंस अनिवार्य रूप से वो ले लेंगे। बिना लाइसेंस का कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उस समय स्थिति विकट हो जाती है कि हम लोग को सूचना मिलता है बिना लाइसेंस का भी निकला है। अगर ऐसा पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हम लोग करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी समय है आपके पास, जो 2-3 दिन है उसमें लाइसेंस की प्रक्रिया थानाध्यक्ष यहाँ पर आकर के उनसे मिलिए, आवेदन दीजिए आपको, और पहले से लाइसेंस होगा तो बहुत ईजिली होगा। नया कोई लाइसेंस हमको नहीं लगता अभी तो होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज़ है कि लाइसेंस अवश्य ले लीजिए। उस लाइसेंस में आपका जहाँ से जहाँ तक जुलूस जाएगा वो रूट उसमें लिखा होना चाहिए। आपके साथ कितने व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति भी अमूमन एक संख्या, एक जो भी हो 500, 600, 1000 एक संख्या दे दीजिएगा। और इसके बाद आपका अगर तजिया भी निकलता है इसी में तो तजिया का हाइट क्या है इस चीज़ का जिक्र उसमें ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग रूट जब वेरीफाई करें तो कहीं रास्ते में बिजली का कोई तार तो नहीं है, तो उसके लिए व्यवस्था चूँकि करना हो। और पहले से भी आप लोग करते भी रहे हैं तो उसी हाइट का रखते हैं, तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं कुछ समय है कि अब नहीं जाना है, मैंने कोई अवरोध आ गया, बिजली का तार हो गया, तुरंत हो तो एकदम हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा वहाँ पर कि वो चीज़ दिक्कत ना हो। आप लोग पहले से ही दे दीजिएगा उसकी हाइट क्या है, हम लोग उसके अनुसार देखेंगे। जो भी आपके वहाँ पर हैं उस समिति में जिसके नाम से लाइसेंस है, उनके अलावा कम से कम 20-20 व्यक्तियों का आधार कार्ड के साथ और फोटो के साथ यहाँ पर एक परिचय पत्र पे उनका विवरण थाना में अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। और उसको एक आई कार्ड का टाइप का थानाध्यक्ष हम कहेंगे तो वो इशू कर देंगे, वो उनको रखेंगे वहाँ पर, ताकि कहीं भी उस भीड़ में हमको ज़रूरत पड़े तो उस समिति में किसको उत्तरदायित्व दिया गया है हम उसको खोज पाएँ, ताकि अगर कुछ होता है हम उसकी सहायता ले पाएँ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि पता है आपको मादक द्रव्य पदार्थ जो है यहाँ पर वो प्रतिबंधित है, इसलिए इस बात का ध्यान में रखिए जो भी आप लोग समिति के सदस्य हैं या जिसके नाम से लाइसेंस हैं और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आप लोग का दायित्व है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो जो मादक पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उसका सेवन किया हो। उस समय हम किसी की बात को नहीं मानेंगे, छोड़ दीजिए सर, एकदम कार्रवाई उस पर होगी। इसलिए वैसे लोग जुलूस में एकदम ही नहीं रहेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी, आप सीओ नीलेश कुमार, शांति समिति की बैठक में आपने भाग लिया शहर घाट में, क्या कुछ निर्देश दिया गया? सभी मधुवापुर वासियों को निर्देश दिया गया है कि ये मुहर्रम का जो पर्व है वो शांतिपूर्ण मनाएं। ताजिया का जो है वो लाइसेंस होल्डर लोग ही और जो डिजायर्ड रूट है उसी के रास्ते से निकलेंगे। उनका हाइट जो है वो लिमिटेड रहेगा ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक पोल या पशु पक्षी पेड़ पौधों से टकराए नहीं। साथ में भी डीजे एवं शराब का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं उनको प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सभी को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाई जाती है तो वो स्वयं थानाध्यक्ष, सीओ, बीडीओ या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सूचित करें। भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ। जी। और ये निर्देश कब कब के लिए, ये 2 दिनों के लिए है या 4 तारीख से ये ड्यूटी लग गया है, 4 से लेकर 7 तारीख तक के। 4, 5, 6, 7 4 दिन। जी। और यहाँ जो अन्य धर्मावलंबी लोग हैं उनके लिए कुछ संदेश? तो उनके लिए भी यही संदेश है कि हिंदू मुस्लिम सब लोग, ये भाईचारा का पर्व है, सब लोग मिलजुल के रहें, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष भावना न रखें। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिमरी पश्चिम टोल वार्ड 10 में
आपसी विवाद को लेकर मारपीट होने की खबर सामने आई है, जहां आपसी विवाद में हुए गाली गलौज ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में मोहम्मद तुफैल बुरी तरह घायल हुआ है, जिसका इलाज मधुबनी के सदर अस्पताल में चल रहा है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी पश्चिम टोल वार्ड 10 में पूर्व के विवाद को लेकर हुई आपसी गाली गलौज हिंसक रूप ले लिया, जिसमें मोहम्मद तुफैल बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसका इलाज मधुबनी के निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना मंगलवार की देर शाम की बताई जा रही है। घायल मोहम्मद तुफैल के चाचा मोहम्मद लाल बाबू के आवेदन पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उसका भतीजा अपने घर से पश्चिम मोहम्मद राजा की दुकान पर खड़ा था। इसी बीच आफ्ताब उर्फ अल्ताब पिता अलाउद्दीन चुरेहार आया और पूर्व के विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना करने पर जान मारने की नीयत से उसने हाथ में लिए चाकू उसके पेट में मार दिया, जिससे उसका भतीजा लहूलुहान हो बेहोश जमीन पर गिर गया। आसपास लोगों ने उसे उठा आनन फानन में क्रिप्स हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायलों के चाचा लाल बाबू ने बताया कि स्थिति उसकी चिंताजनक बनी हुई है, जीवन मौत से वह जूझ रहा है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मिथिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट में इस बार भी मधुश्रावणी पर्व के अवसर पर मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन 16 जुलाई से 26 जुलाई तक 10 दिवसीय होगा। इसमें नवविवाहिताएं अपनी सहेलियों के साथ आएंगी और मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी में भाग लेंगी। गौरतलब हो कि इस दौरान दिन भर में किसी एक नवविवाहिता को सबसे बेहतर डाली सज्जा प्रदर्शनी के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। मिथिला के सांस्कृतिक और पारंपरिक कला प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की चल रही जबरदस्त तैयारी आगामी 16 जुलाई से 26 जुलाई तक मिथिला हाट में दिखेगी। मिथिला की सांस्कृतिक और पारंपरिक कला की मनमोहक प्रदर्शनी होगी। झंझारपुर स्थित मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी जिले के अररिया संग्राम स्थित मिथिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में होने वाले मधुश्रावणी पर्व को खास बनाने के लिए मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मिथिला हाट प्रबंधन द्वारा इसकी भव्य तैयारी शुरू कर दी गई है। मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 16 जुलाई से 26 जुलाई तक 10 दिवसीय होगा, जिसमें मिथिला की नवविवाहिता अपनी सहेलियों के साथ भाग लेंगी। प्रदर्शनी में प्रतिदिन सबसे सुंदर डाली सजाने वाली नवविवाहिता को पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब हो कि मिथिला के सांस्कृतिक और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने के उद्देश्य और उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता में स्वरोजगार और स्वावलंबन बनाने के लिए स्थापित मिथिला हाट बहुत ही कम समय में विख्यात हो गया। आज मिथिला हाट की चर्चा मिथिला से निकलकर बिहार से बाहर पूरे देश और विदेशों में भी होने लगी है। मिथिला हाट प्रबंधन द्वारा डाली सज्जा प्रदर्शनी में भाग लेने वाली विवाहिताओं के साथ साथ उनकी सहेलियों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। डाली सज्जा प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 16 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रतिदिन देर शाम 4 बजे से शुरू होगी और देर शाम 6 बजे तक होगी। इस दौरान नवविवाहिताएं अपनी सहेलियों के साथ मधुश्रावणी डाली को फूलों से सजाएगी। उत्कृष्ट डाली सज्जा को पुरस्कृत किया जाएगा। मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए मिथिला हाट प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पर लिंक दिया गया है और फोन नंबर जारी किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी दिए गए वेबसाइट www.mithilahat.org पर लॉगिन कर जानकारी ले सकते हैं। सादर प्रणाम। मीडिया बंधु के सौजन्य से हम समस्त मिथिलावासी के आमंत्रण करे मिथिला हाट में मधुश्रावणी के शुभ अवसर पर संपूर्ण मिथिला के जितने नवविवाहिता बहन छथिन कृपया मिथिला हाट में अपन डाली सज्जा प्रतियोगिता में अवश्य भाग ली और प्रतिदिन एहि प्रतियोगिता में जेकि 16 जुलाई से 26 जुलाई तक शाम 4 से शाम 6:30 बजे तक रखल गेल छै। प्रतिदिन एहि प्रतियोगिता में जिनकर सबसे बढ़िया डाला सज्जा भेल रहतै उनका मिथिला हाट परिवार की तरफ से पुरस्कृत सेहो कयल जेतै। रजिस्ट्रेशन के लिए बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन हम चंबे मिश्रा और हम जना की पिछला साल निकले है पाबनि तो उसमें बहुत बड़ा सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से और मिथिला हाट के पेज के माध्यम से बहुत गोटा देखलखिन
और प्रेस कॉन्फ्रेंस भेले चले तो बहुत गोटा एलखिन। एक दिन कम भीड़ तो दोसर दिन देख देख के लोग सब बहुत उत्साहित हो गेलखिन। और जेना कि हम सब अपन अनुभव साझा कर रहल छी, जेना पिछला साल जे कार्यक्रम भेलैया हमरा सबके में उम्मीद नहीं छलै एते सुंदर हेतै कार्यक्रम, लेकिन बहुत सुंदर जेना लगे छलै हम सब कते साल से ई कार्यक्रम कर रहल छी। और 15 दिनों से बहुत उत्साहित भऽ कऽ एलखिन, हुनका संगे सखी सब एलखिन। माइक के जे छै से रवि दिन ओहि बीच में दूटा रविओ पड़लै, बहुत सुंदर कार्यक्रम ओहि दिन का और रहलै खास कऽ कऽ। और हमरा लगैया जे एलखिन से सब इएह कहि देलकै हम सब इंस्टाग्राम फेसबुक ई सब के माध्यम से सुनि के एलहुँ हैं और बहुत उत्साहित बहुत हुनको सबके अहाँ सब कवर के लिए ओ हुनको सबके नीक लगलै। एकटा पाबनि छै मधुश्रावणी पाबनि, एकटा हर्ष के छैहे पाबनि, ऊपर से मिथिला हाट के जे मनोरम माहौल छै और सुंदर सुंदर डाली बहुत नीक रहलै। और हम चाहे छी जे हमरा सुनती जे मतलब हुनकर दोस्त या हुनकर सखी सहेली या हुनकर साउस या हुनकर केओ जे दोस्त छथि वो शेयर जरूर करथि। और ई कहब जे आग्रह करब जे अहाँ सब जे सुनी और जे नव पबनैतिन छी एक मिथिला हाट में आबि कऽ जे पबनैतिन के जे अवसर छै बहुत सुंदर, जे एतऽ के माननीय संजय झा के छलनि जे अपना सबके उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत एतऽ कला के माध्यम से एतऽ क्राफ्ट बाजार सब मतलब छैहे संस्कृति और पाबनि तिहार के सम्मिलन कऽ के मिथिला हाट छै। तो हम देखै छी जे पबनैतिन एथिन अपन बेस्ट परफॉर्मेंस दै छथिन, बहुत बढ़िया ओहि बेर रहलै। तो हम चाहे छी अहू बेर आबै और अहू बेर अपन बहुत हर्ष संगे सजावट डाली। हम एतबे कहब जे अहाँ सब जे सुनी से आओ जरूर। और मिथिला हाट में हुनकर सबके टिकट छै निःशुल्क छै, हुनका संगे 2-4 टा संगी साथी जे एथिन सहेली सेहो हुनको सबके फ्री रहतै। धन्यवाद। हम विनीता गिरी यहाँ सब गोटे के स्वागत कर रहल छी। मधुश्रावणी एक प्रतियोगिता नहीं है, एक कला के प्रदर्शन है। जेना कि आप मिथिला में देख रहल छै पेंटिंग के सब के छै, इहो एक कला के प्रदर्शन छै। तो जते गोटा देख रहल छै हम सब गोटे के स्वागत कर रहल छी कि जते नवयुवती छथिन लड़की या कन्या छथिन आबि कऽ पार्टिसिपेट कर सकै छै, प्रतियोगिता में हिस्सा लऽ सकै छै और अपन कला के प्रदर्शन कर सकै छै। बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए के सभागार में कंप्यूटर एवं इंटरनेट साइबर अपराध को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जहां सभी थाना से चयनित 2-2 नाम वैसे पुलिस पदाधिकारियों को साइबर अपराध से बचाव व इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। डीआरडीए के सभागार में कंप्यूटर एवं इंटरनेट अपराध की जांच से संबंधित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध की आधुनिक प्रवृत्तियों, उनके जांच के तरीकों एवं डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण की तकनीकों से अवगत कराना था। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम मधुबनी की उपस्थिति में कार्यशाला की शुरुआत हुई। जिले के सभी पुलिस निरीक्षकों सहित प्रत्येक थाना से नामित 2-2 पुलिस पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान साइबर अपराध की परिभाषा, इसके विभिन्न प्रकार जैसे सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, रेनसमवेयर अटैक और डिजिटल ट्रैकिंग पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान समय में अपराधी नई तकनीकों का प्रयोग कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पारंपरिक जांच पद्धतियों से अपराध की तह तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कार्यशाला में डिजिटल फॉरेंसिक, ईमेल ट्रेसिंग, मोबाइल डिवाइस से डेटा रिकवरी और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से अपराधी की पहचान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को रियल केस स्टडीज और सिमुलेटेड केस एनालिसिस के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी और समयानुकूल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से पुलिस बल की साइबर अपराधों से निपटने की क्षमता में वृद्धि होती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके वहां की कार्य प्रगति का जायजा ले रहे हैं।
गौरतलब हो कि जिलाधिकारी आनंद शर्मा झंझारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने झंझारपुर के रामकृष्ण मध्य विद्यालय समेत विभिन्न जगहों पर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वहां के लोगों से बातचीत कर उन्हें मुख्य जानकारी साझा की। इसके साथ ही बीएलओ के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा लगातार अपने वरीय पदाधिकारी के साथ क्षेत्र भ्रमण कर जिले में चल रहे गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में रामकृष्ण मध्य विद्यालय झंझारपुर, पंचायत भवन परसा झंझारपुर, +2 राजकीय जीवच उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरा झंझारपुर तथा लखनौर प्रखंड के कैथिनिया पंचायत महादलित टोला सहित कई स्थानों पर भ्रमण कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यों का जायजा लिया। वहीं मतदाताओं को इसके संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंचायतों में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, जहां मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं सहायता प्रदान की जाएगी। लखनौर प्रखंड के कैथिनिया पंचायत महादलित टोला में बीएलओ सहायक पवन मंडल की अनुपस्थिति को जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यों में घोर लापरवाही एवं शिथिलता मानते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 22 बीएलओ सुपरवाइजर बीएलओ सहायक पर भी निर्वाचन कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही को लेकर आरपी एक्ट के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्वाचन कार्यों में थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।